Okay, sir. This session is being recorded. This is Sir Sibu Rahman, and this is lecture number 2. And today we are talking on syntax. और आज ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जो आज से पहले आपके सामने नहीं आई, और आप कहेंगे कि यार ये बातें तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं, और पढ़ी है तो ये बातें तो हमें किसी ने बताई नहीं। सिंटेक्स, अल्फाजों की तरतीब, वर्ड ऑर्डर, आसान जबान में वर्ड ऑर्डर। अब देखिए जो वर्ड ऑर्डर है वो क्या है। उर्दू का वर्ड ऑर्डर, मैं बिरयानी खाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ। अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपका जो वर्ड ऑर्डर है उसमें सब्जेक्ट आ रहा है, फिर ऑब्जेक्ट आ रहा है, और फिर वर्ब आ रहा है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। लेकिन जो इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर है वो क्या है। मैं खाता हूँ बिरयानी, मैं पीता हूँ चाय, यानी कि पहले वर्ब आ रहा है। मैं पीता हूँ, पीना वर्ब है ना। आई ड्रिंक टी, आई ईट बिरयानी। तो प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं, जो एलिमेंट्री लेवल पर होते हैं, जो बिल्कुल फ्रेश लर्नर्स होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सबसे पहले क्या करते हैं, दे थिंक ऑफ उर्दू, दे थिंक ऑफ उर्दू सेंटेंसेस। जब उर्दू सेंटेंस उनके जहन में आता है तो उसके बाद फिर वो जाते हैं कौन से सेंटेंस पे, फिर वो जाते हैं अपने इंग्लिश के सेंटेंस की तरफ। तो ये एक प्रॉब्लम है जो हमें हमें ऐसा लगता है कि एक फ्रेश लर्नर को फेस करनी पड़ती है। बट व्हेन यू स्पेंड 6 months, अ ईयर, यू स्टॉप थिंकिंग ऑफ उर्दू। फिर आप उर्दू के बारे में नहीं सोचते। व्हेन आई स्पीक इन इंग्लिश, आई डोंट थिंक ऑफ उर्दू। आप में से हो सकता है कुछ ऐसे स्पीकर्स हो अभी यहाँ पर, दो दे कैन स्पीक इन इंग्लिश, दे आर फ्लुएंट, बट एंड दे डोंट ट्रांसलेट, दे डोंट थिंक ऑफ उर्दू। वो उर्दू के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, एंड दे कीप स्पीकिंग, बट दे जस्ट वांट टू इम्प्रूव देमसेल्फ। ऐसा होता है व्हेन यू आर यूज्ड टू। जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं ना बेटा, तो फिर आप उर्दू के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। ठीक है ना। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा मोहताजी की जिंदगी में जिंदगी गुजारनी होगी। यू विल हैव टू बी यूज टू, आपको आदी होना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी यूज टू लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। चलो, अच्छा, देखो, वर्ड ऑर्डर बताने से पहले हमेशा मैं एक बात बताता हूँ कि देर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स। दो तरह के वर्ड्स होते हैं बेटा। हमारी पहली प्रॉब्लम, मैं तो कहता हूँ मेरे शुरू के 3-4 लेक्चर सुन के तुम लोग चले जाओ, तुम्हारे लिए काफी है। तुम लोगों को एक ट्रैक मिल जाएगा, एक रास्ता मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि व्हाट इज द राइट फॉर्मेट ऑफ लर्निंग। हमें किसी ने राइट फॉर्मेट नहीं बताया। हमारा हमेशा जो फोकस रहा ना वो गलत रहा। आज सर आपको देखिए वर्ड्स की काइंड्स बता रहे हैं। देर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ड्स, content words and structural words, content words and structural words। जब मैं content words की बात करता हूं तो content words से मुराद है noun, verb, adjective और adverb। and you have been learning these words, you have been learning these words since your school life, और ये आपकी vocabulary है। And believe in me that you have lots of vocabulary in your memory। आपके पास बहुत vocabulary है कि आप एक आसान सिंपल अंग्रेजी बोल सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज स्ट्रक्चरल वर्ड्स। प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रक्चरल वर्ड्स। जो आपके स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं वहां पर किसी ने काम नहीं किया, किसी ने नहीं पढ़ाया। सोचे, सोचे ऐसे इंसान के बारे में जिसने आपको आर्टिकल्स पढ़ाए हो, प्रेपोजिशंस पढ़ाए हो, कंजंक्शंस पढ़ाए हो,
और हाथ उठाकर मुझे उसका नाम बताइए। एक क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, जिससे प्रेपोजिशन कोई एक क्लास का टॉपिक नहीं है। प्रेपोजिशन तकरीबन तकरीबन मेरे हिसाब से प्रेपोजिशंस 30 डेज 40 डेज चलते हैं। उम्मे कुलसूम को याद है, किसी ने पढ़ाया है? उम्मे कुलसूम बताए किसने पढ़ाया आपको? आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, कंजंक्शंस। 1% स्टूडेंट, सिर्फ एक स्टूडेंट ने पढ़ा है। जनरली नहीं पढ़ाते ना, हम हमें पता है, हम तो कोर्स डिजाइन करते हैं मुख्तलिफ स्कूल्स का, हम तो देखते हैं टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं। लिटरली nobody teaches articles, prepositions. मैं आपको बताऊं, आर्टिकल्स के बारे में टीचर्स के स्टेटमेंट्स दे रहा हूं मैं। बेटा ये अंदा तो लगा लेना, अकड़ बकड़ कर लेना, क्या मसला है? प्रेपोजिशन बेटा इसके तो रूल्स ही नहीं होते। कंजंक्शन बेटा ये आपके सिलेबस में नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब नालायक पढ़ाए तो थे मैंने शुरू में, भूल गए? तो हमें कुछ नहीं आएगा, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, बस खत्म बात। और आपको पता है कि आपकी अंग्रेजी में बेटा एक ही गलती है, स्ट्रक्चरल वर्ड्स की। मानो ना मानो, आज मानना पड़ेगी तुम्हें मेरी बात। यू विल एग्री विद मी दैट योर स्ट्रक्चरल वर्ड्स आर इनकरेक्ट। आपकी जो स्ट्रक्चरल वर्ड्स है ना, बस वो बिगड़े हुए हैं। अगर वो सुधर गए आपके, तो आपकी अंग्रेजी सुधर जाएगी। देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, he went Lahore, his friend, PIA attend, important event cancel, he came back, train Sunday। मैंने इस सेंटेंस को विदाउट स्ट्रक्चरल वर्ड्स पढ़ा है। आज से पहले कभी आपने इस बात के बारे में सोचा ही नहीं था कि जब एक सेंटेंस को पढ़ते हैं तो कौन से वर्ड्स को फोकस किया जाता है। आज से पहले आप लोग वोकैबुलरी को फोकस करते थे, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। कभी ये फोकस नहीं किया हाउ टू कनेक्ट दीज वर्ड्स। हमारी प्रॉब्लम यही है, आइल्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, सबसे ज्यादा मार्क्स यहीं पर कटते हैं। हाउ टू कनेक्ट वर्ड्स, हाउ टू कनेक्ट वर्ड्स, अल्फाजों को कनेक्ट कैसे करें। जब तक आपको वर्ड्स को जोड़ना नहीं आएगा, आप कभी भी अच्छी अंग्रेजी नहीं लिख सकते, ना बोल सकते। Why do you get stuck while speaking? आप लोग बोलते बोलते रुक क्यों जाते हैं? सिर्फ इसीलिए रुक जाते हैं because you don't have enough vocabulary. You don't have structural words. You don't have the good enough knowledge of structural words. This is the main reason. That's why you get stuck. सच दो अल्फाजों को, दो जुमलों को कैसे जोड़ें, अपनी बात को आगे कंटिन्यू कैसे करें, ये सब स्ट्रक्चरल वर्ड आपको बताते हैं। अब आप अगर देखें, मैं सिर्फ ये बोलूं, टू विद बाय, टू विद बाय, टू एंड, बट, द, एंड, बाय, ऑन। अगर मैं सिर्फ ये वर्ड्स बोलूं, आप कहेंगे सर क्या बकवास कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन वर्ड्स के बगैर भी बोलूं, फिर भी आप कहेंगे सर क्या बकवास कर रहे हैं। आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट सर, आई एम नॉट गेटिंग योर पॉइंट। देखिए, आई गोइंग लाहौर बाय सन सैटरडे डाइबो 9 PM अटेंड इंपॉर्टेंट मीटिंग। सर क्या कह रहे हैं आप? आई एम नॉट गेटिंग यू, आई एम नॉट गेटिंग यू सर। I am going to Lahore with my son on Saturday by Diver at 9 PM to attend an important meeting. Now your sentence is absolutely correct. बड़ी important definition दे रहा हूँ। Structural words are meaningless, but they make your sentence meaningful. क्या कहा मैंने? Structural words are meaningless, but they make your sentence meaningful. Structural words जो होते हैं वो meaningless होते हैं, लेकिन वो आपके जुमले को meaningful बना देते हैं। याद रखिएगा, आप माने ना माने, your errors, your problems, your mistakes, you you will find structural words. Your mistakes are structural words. You will find your errors in articles, preposition, conjunctions. Auxiliary verbs आप लोगों का आने वाले दिनों का टॉपिक है, वो मैं पढ़ा दूंगा। आर्टिकल्स और prepositions के ऊपर मेरी वर्कशॉप्स हुई है रिकॉर्ड, उसके लिंक्स मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, वो आप देख लीजिए, उसको आप सुन लीजिएगा। इसका एक एडिशन मैंने रिकॉर्ड किया, उसके इंशाल्लाह अभी और एडिशंस आते रहेंगे, ठीक है ना।
हर महीने मेरी एक वर्कशॉप होती है, फ्री वर्कशॉप होती है, 500 प्लस स्टूडेंट्स उसको हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन करते हैं। इतनी गुडविल हो गई ऑनलाइन में कि जहाँ मैं पोस्ट लगाता हूँ तो उसका इनविटेशन 500 लोग ज्वाइन कर लेते हैं। व्हाट्सएप का स्टेटस ही मेरे 500 लोग देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनको जब पता चलता है सर की वर्कशॉप है, बिकॉज नए वर्कशॉप इज ऑलवेज वेरी फ्रूटफुल, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, फुल ऑफ नॉलेज, और मैं हमेशा कुछ नया लाता हूँ। तो अभी जो मेरी वर्कशॉप आ रही है इंशाल्लाह अगस्त के अंदर, दैट इज ऑन वोकेबुलरी। वोकेबुलरी, हाउ टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। वोकेबुलरी को कैसे इम्प्रूव किया जाता है, क्या जब एक नया वर्ड सामने आता है तो क्या क्या किया जाता है, क्या सीखा जाता है उससे, क्या स्पेलिंग है उसका, पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसकी कॉलोकेशन, सारी चीजें इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू इन माय वर्कशॉप। डेट मैंने फाइनल नहीं की है, लेकिन इंशाल्लाह इट विल बी आफ्टर 14th ऑफ अगस्त। 14th ऑफ अगस्त को एक स्पीच कंपटीशन भी आ रहा है, तो उसकी भी आप लोग तैयारी करें। होगा वो 13 अगस्त को, ठीक है ना। 13 अगस्त को होगा, तो 14 अगस्त को फिर हम उसको चलाएंगे मार्केट में, आप लोग की स्पीचेस। सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस की अब हम अपने सिंटेक्स में बात कर रहे हैं, अल्फाजों की तरतीब पर। इससे पहले मैं सेंटेंस के बारे में बात करूं, बताइए फ्रेज क्या होता है, व्हाट इज फ्रेज। कोई स्टूडेंट है, इफ देयर इज एनीवन प्लीज रेज योर हैंड एंड टेल मी फ्रेज क्या होता है। हाथ उठाने के आदाब आपके अंदर होने चाहिए। यस, डॉक्टर मैविश। इस समय डॉक्टर बहुत आए माशाल्लाह मेरे पास, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं मेरे पास। डॉक्टर निब्रा भी है माशाल्लाह, डॉक्टर मैविश, अभी भी 3-4 डॉक्टर से बात हो रही थी। आपको अपना माइक अनम्यूट करना होगा मैविश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, मुझे आवाज की थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। आपने मैंने कहा यही कि पूछा ना कि इनमें फ्रेज से क्या, कौन सा सेंटेंस ठीक है। व्हाट इज फ्रेज। सर, हसीब टीचर्स अस एवरी डे। ये तो सेंटेंस बना दिया आपने पूरा। फ्रेज क्या, सर मुझे सॉरी सर, रिपीट कर दें। व्हाट इज फ्रेज। मैंने तो पूछ रहा हूँ अभी, मैं पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज फ्रेज। मेरी स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है। जी सर, हो रही है। देखिए फ्रेज के बारे में मैंने क्या लिखा है। यस मारिया, मारिया खान। Short sentence. शॉर्ट सेंटेंस, बर्ड्स फ्लाई, फ्रेज है ये। जी जी। तो फिर सेंटेंस क्या होता है। आपने शॉर्ट सेंटेंस बोल दिया, फ्रेज को शॉर्ट सेंटेंस। शॉर्ट सेंटेंस फिर वो तो सेंटेंस ही हो गया ना। बर्ड्स फ्लाई, ये तो सेंटेंस हो गया, फ्रेज तो नहीं रहा। जी, और कोई, सहार फातिमा। सहार फातिमा। Phrase which does not give complete meaning or Which does not make a complete sentence. does not make complete sentence, तहमीना जावेद। Sir, when we say that bird fly in the air is a complete sentence, but bird fly is a phrase. They can fly anywhere. It's not a complete sentence. इट्स नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, यानी कि हम ये कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस सम मीनिंग्स। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स Yes. व्हिच गिव्स अस सम मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। ठीक। अच्छा देखिए, ये बिल्कुल अमूमन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट फिजिबल फॉर अस। I have been teaching online for a year and you must have observed, जैसे ही आपसे मैंने कहा मुझे बताइए, यू जस्ट सिंपली हैव टू रेज योर हैंड, आपको अपना हाथ उठाना है, मैंने आपसे सवाल करना है, जवाब लेना है। इट्स जस्ट लाइक अ फिजिकल क्लासरूम। कभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही हो, इफ आई एम टीचिंग एंड यू आर नॉट गेटिंग माई पॉइंट, तो आपको क्या करना है। आप देखिए, आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होता है क्रॉस। अगर मैं पूछ रहा हूँ ड्यूरिंग द सेशन, बेटा आपको मेरी बात समझ आई, तो आप क्रॉस लगा सकते हैं।
अगर मुझे एक क्रॉस भी दिख जाता है तो मैं उस स्टूडेंट की बात फिर को देख करके वो बात दोबारा रिपीट करता हूँ। वो एक ये ऐसा फिजिकल क्लासरूम में नहीं होता। मरियम, आपको कौन सी क्लास में जाना है? इसी क्लास में आना है या किड्स क्लब की क्लास है आपकी? यस मैम, यस सर। आप टीचर का नाम बताएं मरियम। मिस निदा। जाइए। अच्छा, तो आप देखें आपके पास आ रहा होगा ना ऑप्शन, एक क्रॉस का, क्रॉस का ऑप्शन आ रहा है। उस क्रॉस जहां आपको बात समझना है क्रॉस पे क्लिक। अब तहमीना ने हैंड रेज किया है आपके पास, इसका मतलब है शी वांट्स टू आस्क एनी क्वेश्चन। उम्मे कुलसुम ने काफी देर से हाथ उठाया हुआ, शायद वो ऐसे ही उठाया हुआ था। तहमीना, सर रिएक्शंस के अंदर हमारे पास क्रॉस का ऑप्शन है। रिएक्शन आप लगा सकते हैं। रिएक्शन में कोई बात समझ अच्छा चला, ये मेरी ये वाली बात समझ आ गई तो आप टिक का ऑप्शन लगाइए। देखिए यूज करें कि दिस इज नॉन वर्बल लैंग्वेज। ये नॉन वर्बल लैंग्वेज आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना। क्रॉस, टिक। अच्छा, किसी बात को रिपीट करवाना चाह रहे हैं आप लोग, चाह रहे हैं कि सर अपनी बात को रिपीट करें, तो देखिए इसमें आपको कुछ एरो बैकवर्ड एरोज नजर आ रहे होंगे। आप उस पर क्लिक करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा आप चाह रहे हैं सर अपनी बात को रिपीट करें। यूज करें तमाम स्टूडेंट्स ये ऑप्शंस, ताकि आप मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है। ठीक है, वेरी गुड महरो, वेरी गुड। आपने जैसे ही ऑप्शन मुझे नजर आता है, रिमशा ने जैसे, देखो ये आप ड्यूरिंग ऑनलाइन लर्निंग जूम के को जब हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसका तरीका है। अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिल्कुल फिजिकल क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट मिलेगा। जैसे हम क्लास में कहते हैं समझ नहीं आएगा दोबारा बोल दें हाथ उठाकर। अब यहाँ पर आप चाहे तो हैंड रेस कर लें। आई विल स्टॉप आफ्टर कंप्लीटिंग टॉक एंड आई विल आस्क यू, जी बेटा क्या मसला है, ठीक है ना। और जब आप ये एरोज बनाएंगे तो उससे भी मुझे पता चल जाएगा, अच्छा बेटा मेरी बात समझ आई। जिसको समझ नहीं आई वो क्रॉस लगा दे, ठीक है ना। कभी मेरी बात दिल पे लग गई हो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी लगी हो तो आप देखें एक हार्ट का निशान दे। ये बहुत कम बच्चे देते हैं, लेकिन अक्सर मेरी बातें बच्चों को बहुत अच्छी लगती है तो वो एक हार्ट बना दें, ठीक है ना। वो हार्ट भी आप बना सकते हैं। ये जैसे मैरो ने कहीं पर कोई रोने या हंसने वाली बात हुई तो एक फेस भी है, ठीक है ना। आप वो फेस फेस भी बना सकते हैं, आई डोंट माइंड। So this is non-verbal language which you have to use during your class. तो इससे आपको मजा आएगा, ठीक है ना। चले, अब आप लोग अपने सारे रिएक्शंस को चाहे तो खत्म भी कर सकते हैं खुद से। आगे चल रहा हूँ। फ्रेज के ऊपर बात हो रही थी। फ्रेज क्या है? A group of words which gives us some meaning in the class, on the roof. Prepositional phrasing. Sentence क्या होता है? A group of words which gives us complete meaning. A sentence may end on a full stop, a question mark, or a mark of exclamation. एक सेंटेंस का जो इख्तिताम होता है वो अमूमन फुल स्टॉप पर होता है, या फिर क्वेश्चन मार्क पर होता है, या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पर होता है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए। अगर आपने लिखा अली is good at English. Ali is good at English. अब यहां मैंने लगाया फुल स्टॉप। आर यू टायर्ड? अब मैं क्या लगाऊंगा? क्वेश्चन मार्क। हेल्प मी, अब मैं क्या लगाऊंगा? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट अ सेंटेंस always ends on a full stop, a question mark, or mark of exclamation. कोई मुझे बता सकता है क्लॉज क्या होता है? What is clause? मैंने आपसे कहा है ना कि जैसे जैसे आप लोग एक साल बाद मेरी ये पीडीएफ लेके मैं हर सेशन में कुछ नया ऐड कर रहा हूँ। इन एवरी सेशन यू फाइंड समथिंग न्यू। अब मैं क्लॉज के बारे में मैंने आज से पहले नहीं लिखा, आज लिख रहा हूँ। कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज क्लॉज? हैंड रेज करें एंड प्लीज आंसर मी। व्हाट इज क्लॉज?
Anyone? Yes, no. Sir, a clause is a group of words which has subject and verb. कहाँ पढ़ी आपने ये बात? सर बुक्स है मेरे पास, मैंने पढ़ी थी बुक में, तो उस वो book में कसम खाए यही लिखा हुआ है? मतलब वो मैं पहले पढ़ चुकी हूँ, पहले पढ़ा था मैंने, तो वो मेरे जहन में था अभी थोड़ा, तो मैंने आपको बताया है। अच्छा, ठीक है। मतलब मैं फिर आपकी उस बुक को अभी ब्लेम ना करूं, ठीक है ना? दोबारा पढ़िएगा वो, ठीक है ना? सर गलत है ये? आप एक दफा दोबारा पढ़ लीजिएगा, और अगर ऐसा ही लिखा हो तो मुझे उस बुक का रेफरेंस दीजिएगा या उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा, तो मेरी नॉलेज में भी। सर मेरे वर्ड सही नहीं है क्योंकि इंग्लिश नहीं आती इतनी, तो वो गलत होगा, सेंटेंस गलत कहा होगा, लेकिन यही मैंने पढ़ा था, जहन में था मेरे, तो बता दिया। आई अप्रिशिएट। प्रेस का नहीं था तो मैंने नहीं बताया, उसका आ गया था तो मैं बता दिया थोड़ा सा। अच्छा देखिए, मैं क्लॉज के बारे में आपको बहुत आसान सी बात बता रहा हूँ। लोग किताबों में बहुत मुश्किल बातें लिखते हैं, और अगर आप गोरे की किताब पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको बहुत मुश्किल बातें मिलती रहेंगी। तो मैं आपको सबसे आसान बातें बता रहा हूँ, और वो आसान बातें आपको हमेशा याद भी रहेंगी। कौन सी बात है? देखिए, अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। ठीक है? उम्मे कुलसूम सर फैसल कौन है बेटा? यस। अब दो तरह की क्लॉज होती है। इफ यू वर्क हार्ड, अब मैंने अगर ये सेंटेंस कहा इफ यू वर्क हार्ड, अब आप आगे कुछ चाह रहे ना, सुनना चाह रहे ना कि सर कुछ लिखेंगे? आप देखें, क्या मेरी बात मुकम्मल हो गई यहाँ पे? इफ यू वर्क हार्ड, क्या मेरी बात मुकम्मल हो गई? नो सर। क्या मेरी बात मुकम्मल हो गई? नो सर। इसका मतलब ये है कि जो सर ने अभी लिखा है वो कौन सा क्लॉज है? कौन सा क्लॉज है? No, sir. डिपेंडेंट क्लॉज। Dependent clause. डिपेंडेंट का मतलब मोहताज। आगे लिखिए ना सर। नहीं लिख रहा मैं, जाओ। इफ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, हाँ तो सर आगे बोले ना। अरे नहीं बोलना ना। ये जो मैं अभी जो मैंने क्लॉज लिखा हुआ है ना बेटा, दिस इज डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन अब ये जो मैं बात लिख रहा हूं, जरा देखिएगा। ये जो मैंने बात लिखी है, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसको किसी इफ क्लॉज की जरूरत नहीं है। ये देखो, शी विल किल यू, बात खत्म हो गई ना, वो तुम्हें मार डालेगी। इफ शी कम्स टू नो, कम टू नो का मतलब क्या होता है? पता चला तो, पता चलना। पता चलना। इफ शी कम्स टू नो द रियलिटी, क्या मुझे ये वाली बात यहाँ पर लिखने की जरूरत थी? नहीं, जरूरत नहीं थी। ये जो बात मैंने लिखी ना, शी विल किल यू, ये भी काफी है, वो तुम्हें मार डालेंगे। क्योंकि बात तो समझ आ रही है, आप आगे सुनना नहीं चाह रहे। शी विल किल यू। अगर देखो मैं ये बात बोल रहा हूँ, इफ यू वर्क हार्ड, हाँ सर आगे बोले। इफ यू वर्क हार्ड, हाँ हाँ सर बोले ना, आगे बोले। इफ यू कॉल हर, व्हेन शी कम्स, व्हेन शी कम्स, व्हेन शी कम्स, व्हेन शी कम्स। अब जब आप ये कहेंगे व्हेन शी कम्स, आगे बोले ना सर, जब वो आएगी। अब इसका मतलब है मैं डिपेंडेंट क्लॉज यूज कर रहा हूँ इसको। और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जिसको किसी की जरूरत नहीं होती। शी विल किल यू, आई वुड, आई वुड बी देयर इफ आई हैड टाइम। तो जब आप बड़े होंगे तो आपको
ये दोनों चीजें और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन कम से कम क्लॉज की डेफिनेशन याद रखें बेटा। सेंटेंस इन अ सेंटेंस। अच्छा, आप ये वाली बात को समझाने के लिए एक सेंटेंस पूरा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। देखिए, इफ यू ज्वाइन SKH English language online classes, you will improve your English. You will improve your language skills. आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स, लेकिन एकेडमिक सब्जेक्ट्स इतने ज्यादा कामयाब नहीं है अभी तक ऑनलाइन। इट विल टेक टाइम, क्योंकि आगे जिंदगी डिजिटल है, याद रखिएगा। अपनी हर चीज को अब आप डिजिटल करें। इफ यू आर अ टीचर, you must know how to teach online and start selling your services. You are a science teacher, start teaching science. Become a science tutor online. Online science tutor. अपना पेज बनाए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के स्किल्स को इम्प्रूव करें। यू विल स्टार्ट टीचिंग ऑनलाइन, ठीक है ना। लेकिन सर कोई नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता तुम्हारे, लेकिन तुम पढ़ा तो सकते हो ना। तो तुम पढ़ाओ और अपने 10-10 मिनट के लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोड करो। लोग तुम्हारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फ्री में देखेंगे, और एक दिन आएगा कि तुम अपने यूट्यूब चैनल से कमाना शुरू कर दो, ठीक है ना। लोग अपने क्यों कहते हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, कोई तो फायदा होता होगा ना। दे अर्न फ्रॉम देयर यूट्यूब चैनल। So I always guide my students while teaching that if you are a doctor, if you are a doctor, you must give your services online. मैं कल देख रहा था, तो मैं हो सकता है ये स्टार्ट कर लूँ। मुझे डॉक्टर से टाइम चाहिए, मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डॉक्टर हैं, मुझे आपका 1 घंटा चाहिए, या कोई आप ऐसा टाइम बता दिए, वो डॉक्टर जो अवेलेबल होते, सर हम इस टाइम पर घर पर हो। अब फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई बीमारी आ गई, नजला, बुखार। अब आजकल आपको पता है कोविड की वजह से लोग अस्पताल भी नहीं जा रहे, डॉक्टर के पास भी जाने से वो अवॉइड कर रहे हैं। आप लोग ऑनलाइन अवेलेबल है डॉक्टर्स, लेकिन ऑनलाइन कैसे? सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब नजला, जुकाम, बुखार, 100 रुपए आपकी फीस है, घर बैठे, या 500 रुपए आपकी फीस है, लोग इजी पैसा करेंगे आपको। बीच में आपका एक एजेंट है जो आपको कनेक्ट करेगा, डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। आप 500 रुपए दे, आपका अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, डॉक्टर आपको दवाई प्रेस्क्राइब कर देगा। उसके बाद आपको कभी भी कोई परेशानी हो, डॉक्टर से बात कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लोग कहेंगे सही है भाई, 500 रुपए में डॉक्टर मिल रहा है। आपके ऑनलाइन कस्टमर्स कितने बन जाएंगे विद इन अ ईयर? नए नए कस्टमर से 500 रुपए पकड़ते रहे और पुराने एक लिस्ट बनाते रहे अपने पास, ठीक है ना। सो डॉक्टर्स कैन अर्न ऑनलाइन एज वेल। इफ यू आर अ डॉक्टर, मैं भी एक प्रोजेक्ट और स्टार्ट करूंगा, SKH मेडिकल केयर, ठीक है ना। अब आ जाए सेंटेंस फॉर्मेशन। हाउ टू फॉर्म अ सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ये वो 4 चीजें हैं जिनकी मदद से हम एक सेंटेंस जनरेट कर सकते हैं। दिस इज अ मोस्ट कॉमन फॉर्मेशन। आप लोग की जिंदगी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, मैंने इसमें एक नई चीज ऐड कर दी है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ठीक है ना बेटा। अब इस सेंटेंस को देखिएगा, सरसीप टीचर्स अस एवरी डे। सरसीप टीचर्स अस एवरी डे। अब आप समझदार हैं, क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है, क्या एडवर्ब है, अलग अलग किया हुआ है। एडवर्ब को शुरू में ले आइए, एवरीडे सरसीप टीचर्स अस। एवरीडे को वर्ब से पहले ले आइए, सरसीप एवरीडे टीचर्स अस। यानी कि एडवर्ब की जगह को हम रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन चेंज द प्लेस ऑफ एन एडवर्ब, बट इट डज नॉट चेंज द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। आ रही है बात समझ?
You can change the place of an adverb, but it does not change the meaning of a sentence. एक छोटी सी और बात, एवरीडे मिलाकर लिखा जाता है या अलग अलग? बताओ। कभी कभार छोटी छोटी बातें हमें शर्मिंदा कर देती है। बताइए, एवरीडे मिलाकर लिखूं या अलग अलग लिखूं? ये खामोशी बता दी है सर, आप ही बता दो। ओके बेटा, एवरीडे अलग भी लिखा जा सकता है, मिलाकर भी लिखा जा सकता है। अगर अलग लिखोगे तो उस एवरीडे का मतलब होता है रोजाना बिलानावा। सरसी टीचर्स एवरीडे। आई वर्क एवरीडे, मैं ये कहूंगा आई वर्क एवरीडे। मैं ये तो नहीं कहूंगा आई टीच एवरीडे, मैं कहूंगा बट आई वर्क एवरीडे। आई वर्क एवरीडे। अगर मैं ये कह रहा हूं आई वर्क एवरीडे, तो इसमें जो मेरा एवरीडे है उसको मैंने इस तरह से लिखा है, एवरी अलग डे अलग। लेकिन जब आप एवरीडे को मिलाकर लिखते हैं तो इसका मतलब होता है रोजमर्रा। एवरीडे स्पोकन एक्सप्रेशन, रोजमर्रा के बोले जाने वाले जुमले। एवरीडे प्रॉब्लम्स, रोजमर्रा के मसले मसाइल। एवरीडे रूटीन, रोजमर्रा का रूटीन, ठीक है ना। दिस इज एवरीडे क्वेश्चन, रोजमर्रा का सवाल है। एवरीडे प्रॉब्लम, रोजमर्रा का मसला है। एवरीडे, यहाँ पर एवरीडे हमने मिलाकर लिखा है, इसका मतलब ही बदल गया, रोजमर्रा। अब एक और जनरल नॉलेज का सवाल, बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरीडे एंड डेली? बताइए एवरीडे और डेली में क्या फर्क है? यू कैन रेज योर हैंड। एवरीडे और डेली में क्या फर्क है? यस, एवरीडे और डेली में क्या फर्क है? What is the difference between everyday and daily? आसान सी बात, नूर बताना चाह रही है। यस नूर। सर एवरीडे विदाउट संडे, एवरीडे मीन्स विद संडे एंड डेली मीन्स विदाउट संडे। सही कह रही है आप। एवरीडे का मतलब होता है रोजाना बिला नागा। एवरीडे का मतलब होता है सही है। रोजाना बिला नागा, ठीक है। और डेली का मतलब होता है कि इसमें छुट्टी इंक्लूडेड है। हो सकता है सैटरडे संडे इसमें शामिल ना हो। डेली के अंदर सैटरडे संडे शामिल नहीं होते। जैसे मैं कह रहा हूँ आई गो टू स्कूल डेली, अब सैटरडे संडे छुट्टी आ सकती है, तो आई गो टू स्कूल डेली। लेकिन आप ये नहीं कह सकते आई गो टू स्कूल एवरी डे। आप ये नहीं कह सकते आई गो टू स्कूल एवरी डे। आप क्या कहेंगे? आई गो टू स्कूल डेली। और अगर आप वाकई सफाई का काम है आपका, रोजाना जाते हैं आप, सफाई भी करनी होती है, तो आई गो टू स्कूल एवरी डे। आई ऑफर प्रेयर एवरी डे। आई ऑफर प्रेयर एवरी डे। आप ये ना कहें आई ऑफर प्रेयर डेली। ये कितना देखो नाजुक सा फर्क था। डेली के अंदर जो छुट्टी है वो हम उसकी बात नहीं करते ना, दैट इज एक्सक्लूडेड। डेली के अंदर वर्किंग डेज है सर, लेकिन एवरी डे के अंदर सातों दिन, रोजाना बिला नागा। समटाइम्स शी कॉल्स मी, फिर एडवर्ब आ गया। शी कॉल्स मी समटाइम्स, शी समटाइम्स कॉल्स मी, ठीक है। अब आप देखिए, समटाइम्स शुरू में भी आ रहा है, आखिर में भी आ रहा है, वर्ब से पहले भी आ रहा है। ही यूजुअली प्लेस क्रिकेट, यूजुअली पहले वर्ब से पहले आ गया। यूजुअली को इधर ले आइए, सब्जेक्ट से पहले, यूजुअली ही प्लेस क्रिकेट। ही प्लेस क्रिकेट यूजुअली आखिर में ले जाइए, यूजुअली। यस्टरडे आई कॉल्ड सारा, यस्टरडे
I called Sarah. I called Sarah yesterday. I yesterday called Sarah. Yesterday को आप शुरू में ले आइए, आखिर में ले जाइए, सब्जेक्ट के बाद ले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो अपनी जगह पर ही अच्छे लगते हैं। He never buys cell phone. He never buys cell phone. He always disturbs us. अब आप देखिए, never और always वर्ब से पहले ही अच्छे लगते हैं। यू कैन नॉट यूज देम बिफोर सब्जेक्ट। बेहतर है कि आप इनको कहाँ इस्तेमाल करें, वर्ब से पहले बस। कभी कभार ऐसा होता है कि जुमले के शुरू में नजर आ जाए, लेकिन वो जुमला बेसिकली इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे नेवर कॉल मी अगेन, जुमले के शुरू में आ गया, लेकिन इससे पहले भी एक चीज छुपी हुई है। कहते हैं ना ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली, जुमला तो ये हो गया। ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट अर्ली, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऑलवेज कम ऑन टाइम, नेवर अब्यूज, नेवर फाइट, नेवर आर्ग्यू, जुमला तो ये हो गया। लेकिन उससे पहले ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो भी उसमें शामिल होता है, जो हम जबान पर नहीं लाते, और ऐसा इंपेरेटिव सेंटेंस में होता है। ये भी मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ आज। सारा कॉल्ड मी ऑन संडे। अब एक और छोटी सी बात देखो, छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो हमें कोई बताता नहीं, लेकिन हम हमेशा बताएंगे, आपको बताते रहेंगे। सारा कॉल्स मी ऑन संडे, अगर संडे से पहले लास्ट लगा दूं तो अब ऑन लगाना जायज नहीं। सारा कॉल्ड मी ऑन लास्ट संडे, जी नहीं, जी नहीं। क्या मतलब सर? सारा कॉल्ड मी लास्ट संडे, सारा कॉल्स मी, सारा कॉल्स मी ऑन संडे। जब लास्ट का वर्ड आ गया अब आपको ऑन नहीं लगाना। आ गई बात समझ? ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट, लास्ट और एवरी प्लस संडे। देखिए, अगर आप सिर्फ संडे से पहले एवरी, लास्ट और नेक्स्ट का वर्ड इस्तेमाल कर लें तो आपको अब कोई प्रेपोजिशन लगाने की जरूरत नहीं। जैसे एवरी जनवरी भी बोलते हैं हम लोग, जनवरी से पहले क्या लगाते हैं आप लोग? आई वॉज बोर्न इन जनवरी। आई वॉज बोर्न इन जनवरी, ठीक है ना। आई वेंट टू मरी लास्ट, अब मैं इन नहीं लगाऊंगा। आई वेंट टू मरी लास्ट जनवरी, आई वेंट टू मरी लास्ट जनवरी, अब इन नहीं आएगा। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ आ रही है आप लोग? आई वॉज बोर्न इन जनवरी, लास्ट का वर्ड लगा दिया, एवरी जनवरी लगा दो। आई गो टू मरी एवरी जनवरी, आई विल गो टू मरी नेक्स्ट जनवरी। नो preposition, no preposition required when you are using next, last and every। और मैंने अक्सर स्कूल के नोटिस पर देखा है, जो स्कूल के नोटिस लिखे होते हैं ना, ऑन देयर विल बी पेरेंट टीचर्स मीटिंग ऑन टुमारो। क्या हो गया, कौन सी, क्या स्टैंडर्ड होगा इस स्कूल का? ऑन टुमारो, ऑन यस्टरडे, कहाँ से कौन लेकर आता है मुझे नहीं समझ आता। ठीक है ना। मेरा आपसे एक सवाल है, ठीक है, सवाल है, क्या एडवर्ब के बगैर जुमला बन सकता है? अगर बन सकता है तो टिक लगा दीजिए। कैन वी मेक सेंटेंस विदाउट एन एडवर्ब? क्या एडवर्ब के बगैर मैं जुमला बना सकता हूँ? मेरे पास 3 लोगों ने कहा जी बना सकते हैं, बाकी लोग सो रहे हैं। 4, 5, बाकी लोग सोच रहे हैं। 6, बस लग, इससे पता चलता है क्लास कितनी एक्टिव है। 7, अभी तो सो रहे, कुछ लोग सो रहे हैं, अभी बेड के ऊपर लेटे होंगे और मोबाइल हाथ में होगा। सबसे बहुत मजा आता है सर्दियों में क्लास लेने में, कंबल के अंदर लोग बैठ के क्लास ले रहे होते हैं। आई स्टार्टेड टीचिंग लाइक इन
August 2020, I started teaching online with around 7 students I had in my class. अब अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लास के अंदर अच्छे खासे स्टूडेंट हो जाते. 500 students a month join in different classes. SKH Skills, SKH Kids Club, SKH English Language. और अब हम SKH Collegiate भी लॉन्च कर रहे हैं और SKH स्कूल भी लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन इंशाल्लाह. Subject, yes, we can make a sentence. We can make a sentence without an adverb. Adverb के बगैर जुमला बन सकता है. देखिए, Sonia plays cricket. Sarah drank Pepsi. They drive a car. I eat food. He writes a letter. We can make a sentence. We can make a sentence without an adverb. एडवर्ब के बगैर हम जुमला बना सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं. इशरत, क्या बात समझ नहीं आ रही? We cannot make a sentence. We can make a sentence without an adverb. बहुत सिंपल सी बात. ठीक है. क्या ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? अब आपका टिक या तो क्रॉस में बदल जाएगा या ये टिक टिक ही रहेगा. Can we make a sentence? Can we make a sentence without an adverb? Yes, we can. Can we make a sentence without an object as well? Yes, we can. हम ऑब्जेक्ट के बगैर भी जुमला बना सकते हैं. She talks, she taught, she teaches, I understand, birds fly, she knows, she works. मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? क्या सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन सकता है? कैन वी मेक अ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, यस और नो? सनम गिल ने कहा नहीं, तहमीना ने कहा नहीं, मेहरो ने कहा नहीं. किसके? 3 दिन में खत्म कर देंगे ये लोग, मैं लिख कर दे दूं. ठीक है, बहुत सारे लोगों ने कहा नहीं बन सकता, लेकिन हम कहते हैं बन सकता है. देखिए, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब. We can make a sentence. We can make a sentence without a subject. देखिए, सब्जेक्ट के बगैर जुमला नजर आ रहा है आपको? सर वो कैसे? देखिए, कॉल सारा नाउ, कोई सब्जेक्ट नहीं है. कॉल सारा नाउ. किल हर राइट नाउ, मार डालो उसको. किल हर राइट नाउ. ओपन द डोर नाउ, दरवाजा खोलो अभी के अभी. कॉल हिम टुनाइट. सब्जेक्ट के बगैर जुमला बन रहा है. मेरी बात में बहुत गौर से सुनिएगा. जी सर, सुन रहे. We can make a sentence without a subject. अब मेरी बात सुनना, अब जो मैं कहने जा रहा हूँ. We can make a sentence without using subject. आई बात समझ? मेरी बात समझ आई? मैंने अपने को किस तरह से बात को कवर किया है. पहले मैंने कहा we can make a sentence without a subject, लेकिन मैंने कहा इस बात को यूं कहो, we can make a sentence without using subject. यानी कि सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते जरूर हैं लेकिन जबान पर नहीं लाते. बिल्कुल, जब भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है, येलो से लिखा है, ये हम अपनी जबान पर नहीं ला रहे. अब क्यों नहीं ला रहे हैं, ये भी एक सवाल है. ये असल में होता है बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस में. इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? वी डोंट यूज सब्जेक्ट. क्यों? वजह है इट इज डेफिनेट. क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है?
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बेसिकली जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, एडवाइस करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं हमारे सामने, जैसे आप लोग मेरे सामने हैं, बस थोड़ा सा ज्यादा दूर नहीं है आप लोगों से, मैंने कहा लिसन टू मी, मैंने मारिया का नाम लेके कह सकता हूँ, मारिया लिसन टू मी। जी सर मैं आपको ही सुन रही हूँ, लिसन टू मी, मारिया लिसन टू मी। अब मारिया के बाद मैं चाहूं तो मैं यू भी कह सकता हूँ, मारिया यू लिसन टू मी, लेकिन जरूरत नहीं है, मैं मारिया से मुखातिब हूँ, मारिया लिसन टू मी। जी सर बोले हेल्प मी। अब मैं मारिया से बात कर रहा हूँ तो मुझे यू लगाने की जरूरत नहीं है, डेफिनेट है वो। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट यू इज डेफिनेट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट यूज्ड, इसलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन देखो कभी कभी होता क्या है, हम वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पे भी हमने जुमला बनाया, हेल्प मी, कॉल हर, लेकिन जरा इस फॉर्मेशन को जरा नोटिस करो, ये फॉर्मेशन सही करो अपनी। डोंट नॉक एट द डोर, अभी यू को मत पढ़ो, आखिरी बात है मेरी। डोंट नॉक एट द डोर, डोंट डिस्टर्ब मी। अगर मैं आपसे कहूँ इसमें यू की जगह कहां पर है, तो ज्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पता है क्या कहते हैं, यू डोंट डिस्टर्ब मी, यू डोंट नॉक एट द डोर, यू डोंट नॉक एट द डोर, यू डोंट डिस्टर्ब मी। ये गलत फॉर्मेशन है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस बेसिकली क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है उसमें देख लो यू कहाँ लग रहा है। जब आप नेगेटिव इम्पेरेटिव बना रहे हैं तो मुझे परेशान मत करो, डोंट यू डिस्टर्ब मी, लेकिन हम यू का इस्तेमाल करते नहीं, हम ये कहते हैं डोंट डिस्टर्ब मी। कोई आपको परेशान कर रहा है, डोंट डिस्टर्ब मी यार, आई एम डूइंग माय वर्क, डोंट नॉक एट द डोर, अब्बा सो रहे, डोंट नॉक एट द डोर। आपका दोस्त खड़ा हुआ है, वो दरवाजे पे दस्तक देने वाला था, आपने कहा डोंट नॉक एट द डोर, डोंट नॉक एट द डोर, डोंट रिंग द बेल। अबे अब्बा जी को उनको पता चल जाएगा मैं घर से बाहर हूँ। डोंट नॉक एट द डोर, डोंट रिंग द बेल। मुझे यू लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं लगाऊंगा तो बताइए मैं कहाँ लगाऊंगा। तो बेटा मैं यू का इस्तेमाल करूंगा डोंट के बाद, तो ये फॉर्मेशन याद रखिएगा। कौन सारा यू लगाने की जरूरत नहीं है, अली यू स्विच ऑफ द यू लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखो याद रखो, तुम्हारी नॉलेज में होना चाहिए कि यू की जगह कहां पर है, ठीक है ना। दिस इज योर नॉलेज वेयर वी हैव टू पुट यू। सर एस और ईएस लगाने से क्या फर्क पड़ता है, एक बच्चे का सवाल। दो जुमले पढ़ो, सारा लिसन टू मी, सारा listens to me. Do you find any difference in both sentences? क्या आपको इन दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस नजर आता है? Yes or no? Do you find any difference in both sentences? Yes or no? जमीन आसमान का फर्क है। सारा मेरी बात सुनो, हाथ छोड़ो मेरा, सारा लिसन टू मी, जस्ट लीव माय हैंड। सब देख रहे हैं यार, एवरीबडी इज लुकिंग एट अस, जस्ट सारा लिसन टू मी, आई एम रिक्वेस्टिंग हर, बट लेकिन उसकी अकड़ निकल ही नहीं। अगर मैं ये कहूँ सारा लिसन्स टू मी, तो इसका मतलब इट्स अ रिपीटेड एक्शन, सारा मुझे सुनती है। आ रही है बात समझ? तो ये एक छोटा सा एस कभी कभार आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा तब्दीली में ले आता है। सारा लिसन टू मी, सारा लिसन्स टू मी, ठीक है ना। अब आ गया आपको गुस्सा, तुम अपना मुंह बंद रखो, यू कीप योर माउथ शट, तुम अपना मुंह बंद रखो, यू कीप योर माउथ शट। चलो निकल, तुम तो यहाँ से निकल जाओ, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, यू गेट आउट फ्रॉम माय रूम, यू शट अप, यू शट अप। गुस्सा, जब आप गुस्से में होते हैं तो आप यू का इस्तेमाल करते हैं, तुम अपना मुंह बंद रखो, उर्दू में भी करते हैं, तुम अपनी नसीहतें अपने पास ही रखो, यू कीप योर एडवाइसेस टू योरसेल्फ। तुम तो स्कूल वाले जुमले, मिस मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तुम तो खड़े मत हो, बैठे हो, डोंट यूज स्टैंड अप। ए तुम मेरी बात सुनो, यू लिसन टू मी, हाँ बोल बेटा। मतलब भाई मैं आपसे ये कह रहा था, यू लिसन टू मी, ए यू मिस्टर, यू स्टैंड अप, होते हैं ना मिसों के जुमले, यू स्टैंड अप, यू कम हियर,
तो इधर आओ जी बस, यू शट अप गुस्सा। और अब आपके ससुराल वाले आ गए। अरे आप लीजिए ना कुछ कबाब लीजिए, यू जस्ट हैव सम कबाब। बच्ची ने अपने हाथ से बनाए केनन से कबाब, तल रही थी बेचारी। अरे आप यहाँ बैठिए, यू जस्ट सिट हियर। पप्पू तुम उठो, ये हमारा नया सोफा है। अभी क्यों झूठ बोल रही है, मोहल्ले से मंगवाया है तो। बेटा चुप रहो, ऐसी बात बोलता रहते हैं तो बस। यू जस्ट लिसन टू मी। आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पीछे जाते ना, सर मेरी बात तो सुन ले सर, यू जस्ट लिसन टू मी सर, मेरे भाई की शादी थी, यू जस्ट लिसन टू मी सर प्लीज सर। तो सीना जाओ ना, डोंट यू गो, कैन यू परसुएड शिमला काजल से, वो बच्चा बोलता है ना, तो सीना जाओ ना, डोंट यू गो। तो आप यू का इस्तेमाल कब करते हैं, जब आप गुस्सा करते हैं, जब आप, या फिर आप जब किसी को परसुएड करते हैं। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल आपकी सेम टाइमिंग्स पर मिस महक की क्लास होगी 4 to 5, और जो डिस्कशन सेशन है वो हमारा स्टार्ट होगा आज 7:30 पर। आप 7:30 से 11:30 के दरमियान मिस तहमीना को किसी भी टाइम पर सेम आईडी और सेम पासपोर्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास अभी 6 बजे भी मेरा आज एक सेशन है, सेम लेक्चर दोबारा रिपीट होगा। आप वो सुनना चाहे तो आप सुन सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं जा रहा हूँ, आप लोग